बिहार एक बदनाम राज्य, भारत का वह राज्य जो अपने में ही सिमट करके रह गया है, अपनी पहचान के लिए आज मोहताज है। आज मैं भारत के एक ऐसे राज्य की चर्चा करने जा रहा हूँ जहाँ के लोग न सिर्फ बेरोजगार हैं, न सिर्फ अशिक्षित हैं, न सिर्फ परेशान है रोजमर्रा की जिंदगी से, बल्कि घुट घुट करके जीने के लिए भी बेबस हैं। दोस्तों, मैं उस बिहार की बात कर रहा हूँ आज जिस बिहार में नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, और उस विश्वविद्यालय में देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए आते थे। मैं उस बिहार की बात कर रहा हूँ जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने जन्म लिया था। मैं उस बिहार की बात कर रहा हूँ जहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, विद्यापति ठाकुर जैसे महान कवियों ने जन्म लिया था। मैं उसी बिहार की चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों जहाँ पे चाणक्य जैसे गुरु ने जन्म लिया था। मैं उस बिहार की बात कर रहा हूँ जहाँ पर जैन धर्म के संस्थापक महावीर ने जन्म लिया था। मैं उस बिहार की बात कर रहा हूँ जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैं इसी बिहार की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर महात्मा गांधी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन यहीं से किया था, चंपारण की धरती से। मैं उस बिहार की बात कर रहा हूँ जिसने भारत को सबसे ज़्यादा IAS और IPS दिया है। मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूँ दोस्तों जहाँ पे लोग अपने जीव को पार्जन के लिए, यहाँ काम और मजदूरी नहीं मिलने के कारण बाहर और दूसरे राज्यों में जा कर के काम करने के लिए मजबूर हैं। दोस्तों, मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूँ दोस्तों जहाँ पर वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया था। मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूँ दोस्तों जिस धरती को सीता ने अपना आश्रय स्थल बनाया था। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये बिहार जो 1950 में भारत का गणराज्य राज्य बना था, और 1950 से लेकर आज तक बिहार सिर्फ इंतजार और इंतजार और इंतजार में ही है कोई आए और हमारे इस दुर्दशा को ठीक करे, हमारे गौरव को फिर से वापस दिलाए, हमारी पहचान को फिर से वापस दिलाए। लेकिन अफसोस कि ये बस इंतजार ही कर सकती है और कुछ नहीं। दोस्तों, आखिर इस बिहार के साथ एक सौतेला व्यवहार क्यों होता है? भारत के लगभग बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी स्थिति पहले से आज बहुत अच्छी है। वहाँ के लोगों को अब बाहर कमाने जाने नहीं पड़ता है। वहाँ के लोगों को अब रोजगार है अपने ही राज्य में, दूसरे राज्य में जाकर के गाली नहीं खानी पड़ती है, उसे दूसरे राज्य में जाकर के थप्पड़ नहीं खाने पड़ते हैं, उसे अपने ही राज्य में जॉब मिलते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा और क्यों नहीं सरकार इस पर पहल कर रही है? ये 13.07 करोड़ की जो जनसंख्या है ना दोस्तों, ये हम मानव नहीं हैं, ये बिहार के लोग नहीं हैं, ये बस एक संख्या है उन नेताओं के डिक्शनरी में, डायरी में जो वो गिनते हैं कब, जब इलेक्शन आता है तब। बस उनको संख्या से मतलब है, वोट से मतलब है। एक बार जीत गए और जीतने के बाद फिर आप अपने ज़िंदगी में मशगूल रहिए, वो अपने ज़िंदगी में मशगूल हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सरकारी दफ्तर में जाते हो कि छोटी सी मामूली सी काम कराने के लिए, तो घर से ये दिमाग में सोच कर ले करके जाते हो बात कि मुझे वहाँ घूस देना पड़ेगा, बिना घूस दिए हुए काम नहीं चलेगा। क्यों? ऐसा क्यों? बिहार में सरकारी अस्पताल तो हैं, हॉस्पिटल तो हैं, लेकिन कितने लोग वहाँ चेकअप कराने के लिए जाते हैं? अगर कोई क्रिटिकल केस होता है तो कभी सरकारी हॉस्पिटल उनके जहन में नहीं आती है, उनके जहन में आते हैं बड़े हॉस्पिटल, क्योंकि उनको डर है कि अगर मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया तो पता नहीं कि वहाँ से मेरा मरीज जिंदा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ये एम्बुलेंस जो फ्री सेवा सरकार देती है, ये कहने को फ्री सेवा है, इसको कॉल करो अगर यदि तो समय पर आए कि नहीं आए इसकी भी गारंटी नहीं। अगर पहुँचा भी दे तो वो भी रकम लेते हैं कि हमें कुछ पैसा दे दीजिए। इंदिरा आवास, कौन गरीब नहीं जानता है कि जब उसके खाते में पैसा आने होते हैं तो मुखिया और वार्ड सब मिलकर के उसको नोच करके खाने के लिए तैयार रहते हैं, और वो बेबस होकर के उसको पैसा देना पड़ता है घूस, क्योंकि उसको डर है, उसको डरा दिया गया है
कि अगर तुमने इस हमारे खिलाफ या कुछ ऐसी बातें करी तो जो भी पैसे तुम्हें मिलने वाले वो भी नहीं मिलेगा। वो डर के मारे बेचारा क्या करे, आवाज भी नहीं उठा सकता। लेकिन अगर आवाज उठाए भी तो उठाए किसके पास जाकर के? नीचे से ऊपर तक सभी के सभी घूसखोर बैठे हुए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है सरकारी कर्मचारी जिसके घर के चूल्हे लगभग घूस के पैसे से नहीं चलते हों। माफ़ कीजिएगा, शायद ये बात मैंने बहुत लोगों को जो है कि मेरी चुभेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन यही सच्चाई है। जनता सहमी है, डरी है, वो डर के मारे कुछ नहीं बोल सकती है। बिहार में शराबबंदी तो सिर्फ एक नाम है कि शराबबंदी है, कहाँ नहीं मिलता है बिहार में शराब। डिलीवरी होते हैं अब घर पर, होम डिलीवरी। आप सरकारी विद्यालय को देख लीजिए, बढ़िया बढ़िया स्कूल खुले हैं प्राइवेट। सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाने जाने के लिए तैयार नहीं है अपने बच्चों को। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सरकारी विद्यालय में जाएंगे तो हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। सरकार क्या खर्च नहीं कर रही है, लेकिन उस पर निगरानी नहीं रख रही है। क्या केवल डायरी में, केवल अपने खाते में लिख देना कि मैंने ये काम किया, उससे नहीं होता है। विकास दिखना चाहिए। जब इलेक्शन आते हैं तो वादे तो लाखों होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन बीतते ही सारे वादे भूल जाते हैं। ऐसे कि जैसे आसमान से पूरे बादल हवा के झोंके के साथ खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम कब संभलेंगे बिहारी? कब हम अपने आप को समझेंगे कि मेरी क्या ओहदा है, क्या पहचान है, क्या अहमियत है? चंद पैसा को लेकर के हम लोग अपना वोट बेचते हैं। कब तक हम चंद पैसे से अपने वोट को बेचते रहेंगे? और जब तक हम बेचते रहेंगे अपने वोट को, तब तक यही हाल होगा। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ कैमरे में आएंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। इसीलिए बदलाव जरूरी है। बदलाव आने वाले भविष्य के लिए, बदलाव हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए। हम तो वो जिंदगी नहीं जी सके जो हमें जीना चाहिए वास्तव में, लेकिन कम से कम हम इतना प्रयास तो कर सकते हैं कि हमारा आने वाला पीढ़ी सुखमय होकर के जिए, खुशी होकर के जिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर उसे दूसरे राज्य में जाकर काम करने की नौबत ना पड़े। दोस्तों, बड़ा दुख होता होगा, बड़ा कष्ट होता होगा। उन लोगों से पूछिए जो बाहर चले गए हैं मजबूरी में अपने परिवार को छोड़कर घर पर। अगर घर पर किसी की तबीयत खराब होगी, मर गया, तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो आया तब तक लाश जल गया। इस पर कभी विचार किए हो आप? अगर नहीं किए हो तो क्यों बैठे हो? किस सोच में डूबे हो? क्या आपको लगता है कि ये जो अनावश्यक पैसा जो गांव के लोग या मुखिया सरपंच जो भी हो, ब्लॉक के जो कर्मचारी हो, आप उनको जो पैसा देते हैं, क्या वो सही करते हैं? क्या वो सही काम है? आप आवाज़ काहे नहीं उठाते हैं? आवाज़ उठाइए। आपकी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाएंगे, मैं पहुंचाऊंगा, हम सारे मीडिया कर्मी पहुंचाएंगे। एक बार आप हिम्मत तो करें। दोस्तों, फिर चुनाव होने वाले हैं बिहार में। अब की बार सोचो, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, उसे बाहर जाना ना पड़े, उसके लिए सोचो। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने परिवार के लिए सोचो कि कम से कम उसके साथ 2 वक्त की रोटी खा करके बिता तो सकते हो। दूसरे जगह जाकर गाली तो नहीं खाना पड़ेगा ना। अरे सूखी रोटी खा कर रहोगे ना, अपने गांव में रहोगे, अपने घर में रहोगे। खुद से वादा करो कि एक ऐसा नेता हमें चुनना है जो नेता हो, जिसने किसानों के फसल को दहते हुए देखा हो, जिसने किसानों के फसल को सूखते हुए देखा हो, सुखाड़ में बहते हुए देखा हो, बाढ़ में। अगर हम ऐसी नेता को चुनेंगे जो हमारे बीच है, जिसने खेतों में काम किया है, धूप में, वर्षा में, ठंडी में, वो समझेगा हमारा दुख, वो समझेगा हमारा दर्द और वो बदलाव लाएगा। केवल ऊपर बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें नीचे से ऊपर तक बदलना होगा। वार्ड को भी बदलो। वार्ड अगर कामचोर है, वार्ड अगर करप्ट है, उसे बदलिए। मुखिया को बदलिए, मुखिया सरपंच सबको बदलिए। यही तो हमारी ताकत है, इसी को तो लोकतंत्र कहा जाता है। अगर जिस दिन एक एक लोग अपनी ताकत को पहचान लिया, बिहार का सूरत और सीरत दोनों बदलते हुए देर नहीं लगेगा। दोस्तों, बदलाव जरूरी है। हमारे राज्य में न ढंग का कोई विद्यालय है, न ढंग का कोई हॉस्पिटल है, न ढंग का कोई कारखाना है, कुछ नहीं है। अभी तक 75 साल बीत गए। अरे हमने तो एक मूवी देखा था करण अर्जुन, उसमें तो 20 साल में उसके बेटा आ भी जाते हैं मर के, लेकिन 75 साल में ना जाने बिहार का कोई लाल आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम भी बिहार के ही लाल हैं। क्यों ना हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें? क्यों ना हम ऐसा काम करें कि नेता को
दोबारा गलती करने के बारे में सोचना पड़े, 1000 बार सोचना पड़े। दोस्तों, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अपनी वोट, अपनी ताकत को पहचानिए और एक ऐसे नेता को चुनिए जो नेता नहीं आपका बेटा हो। बेहतरीन काम करने वाले व्यक्ति को चुनिए जो सुधार लाए। देखिए आप उत्तर प्रदेश का एक आदित्यनाथ योगी आकर के पूरे उतने बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से उतने बड़े राज्य को कितने शानदार तरीका से उसमें बदलाव लाया। कितना आज उत्तर प्रदेश जाकर देखिए, कभी कभी मौका मिले तो जाकर देखिए, उत्तर प्रदेश अब स्वर्ग जैसा दिखता है। मैं आरपी गुप्ता फिर से कहूँगा कि अपने लिए नहीं, अपने भविष्य, अपने आने वाले भविष्य के लिए सोचिए। जय हिंद।